नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल शॉर्ट मंत्रा में। जैसे कि हम पिछले वीडियो में जाना कि हमने लोक नीति के बारे में पढ़ा था, जो कि यूनिट 1 में थी। उसका एक टॉपिक सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव जो कि रह गया था हमारी एडिटिंग की गलती की वजह से। सो हम उस वीडियो को इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो लोक नीति में आपने समझ चुके थे कि लोक नीति ऐसी नीति जो सरकार के द्वारा बनाई गई ऐसी नीति जो कि लोगों के हित में काम करती थी तथा यह एक लंबी अवधि में काम करती थी। ये इसका शॉर्ट टर्म गोल नहीं, ये लॉन्ग टर्म गोल्स को अपने पूरा करने का काम करती थी। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं इसी लोक नीति के अंदर आर्थिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव के बारे में। मैं आम भाषा में इसकी बात करूं तो आर्थिक प्रभाव यानी कि ऐसा प्रभाव जो लोक नीति से हमारे ऊपर आर्थिक रूप से पड़ता है या सामाजिक रूप से पड़ता है। एक नीति समाज में आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को संतुलित करने के लिए बनाई जाती है। सरकार के द्वारा बनाई गई नीति समाज को एक साथ रखने की कार्यशीलता में लगी रहती है तथा दूसरी बात ये कि वह उसके आर्थिक प्रभाव को भी देखती है। आर्थिक प्रभाव यानी कि उसमें हमारे पैसों की नीड्स को फुलफ़िल करने की कैपेबिलिटी होती है। ये सारी चीज़ें उससे पढ़ती हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं आर्थिक प्रभाव के बारे में। जो मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है उसको मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक विकास आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यानी कि जैसे मैंने कहा था कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक विकास ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के जुड़ी हुई हैं। जो समाज आर्थिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ यानी कि जो समाज आर्थिक दृष्टिकोण यानी कि आर्थिक रूप से संपूर्ण है, परिपूर्ण है, वैसा समाज विकास की ओर निरंतर अग्रसर रहेगा। यानी कि ऐसा समाज जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी ताकतवर है, वह समाज हमेशा विकास करेगा। और इसके विपरीत एक सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि जो भी समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है वह विकास की गति को नहीं पकड़ पाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझें, गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग जो कि एजुकेशन के मामले में भी काफ़ी पीछे हैं। हमारे कई डेवलपमेंट्स की नीतियों के बारे में भी उनको नहीं पता है, जबकि बच्चे को या फिर किसी ऐसे इंसान को सरकारी नीतियाँ या अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो क्या उनके ऊपर एक्शन लेगा। तो सीधी सीधी बात यही है कि आर्थिक प्रभाव एक नीति के प्रयोग से दिखाई देता है। उस नीति का प्रभाव कैसा होगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब से शुरू हुई, तो हम मानते हैं कि आर्थिक शुरुआत सन 1990 में शुरू हुई। उस समय एक नई आर्थिक नीति का तात्पर्य जो था भारतीय अर्थव्यवस्था में संकट को उबारने के लिए लाया गया था। उस समय नई आर्थिक नीति का तात्पर्य जो था वो अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए लाया गया था। 1991 में एक बिल लाया गया था। ठीक है, और नई आर्थिक नीति के उपाय स्थिरीकरण उपाय तथा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम में बांटकर देखा जा सकता है। नई आर्थिक नीति जो थी उसको स्थिरीकरण और संरचनात्मक के नाम से भी जाना जा सकता है। अर्थव्यवस्था को त्वरित यानी कि तुरंत सुधारने के लिए स्थिरीकरण को उपयोग में लाया गया। इसमें सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव को भारत के अर्थशास्त्र सुधारों के जनक माना जाता है। ठीक है, और बताया जाता है कि 1991 से 1996 तक भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य भी किया था। अगर हम बात करें आर्थिक प्रभाव की या लोक नीति की, तो उसमें उसके 3 उपवर्ग होते हैं। पहला होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जैसे कि हम इन सारे टॉपिक्स को मिनिमम अपने 11th और 12th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं तो इसके ऊपर हम ज़्यादा टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं करते हुए हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। इसके कुछ विशेष उदाहरण हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला उदाहरण औद्योगिक लाइसेंस प्रथा की समाप्ति। उस समय उद्योगों को लाइसेंस की प्रथा थी, उसकी समाप्ति कर दी गई। बिना लाइसेंस के अब उद्योगों का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, आयात शुल्क में कमी लाना तथा मात्रात्मक तरीकों से चरणबद्ध तरीकों को हटाना। वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पूरी बाजार का उदारीकरण, निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश करना, उत्पादक शुल्क में कमी, सेवा की शुरुआत, शहरी सुधार, पेंशन में सुधार ऐसा कई सारे काम थे जो कि उस समय नीतियों के माध्यम से
धीरे धीरे करके पूरे किए जाने वाले। तो ये था हमारा आर्थिक सुधार। ठीक है, आर्थिक प्रभाव जो था हमारी लोक नीति का वो हमने कवर कर लिया है। फिर हम बात करें अगर सामाजिक प्रभाव की, तो सीधे सीधे शब्दों में अगर बात की जाए तो सामाजिक प्रभाव यानी कि सीधी सीधी बात है, जहाँ पर समाज एकजुट होकर रहेगा वहाँ पर सामाजिक सुधार आ पाएंगे। यानी जिस जगह की आर्थिक स्थिति काफ़ी कैपेबल रहेगी वहाँ पर समाज एक दूसरे से आपस में निरंतर जुड़ा रहेगा, क्योंकि हम लोग विनिमय के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेन देन से ही इस संसार की सृष्टि का संचालन होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि जैसे सामाजिक प्रभाव की बात किया, तो समाज के विकास के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हो। व्यावसायिक गतिशीलता के परिणाम स्वरूप भी सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हो रही है। आप जैसे इस टॉपिक को समझ चुके होंगे कि इस टॉपिक का मेन फोकस जो कहना चाहता है कि समाज के विकास तभी होगा जब व्यावसायिक विकास की गतिशीलता कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इसके आगे जैसे कि कई सारी इसके लिए नीतियों का उदाहरण के रूप में उपयोग किया गया है, जैसे कि अपने प्रधानमंत्री जनधन योजना, मनरेगा, ऐसी कई सारी नीतियों को लाकर हमने समाज में एकीकरण की भावना का उदय किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर किसी तरह का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल पर।